अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग चैप्टर नंबर 17 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इनिशियल 6 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर में। तो चलें अपने वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने 7th शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ एक्सरसाइज का। व्हाट इज मेंट बाय फेज एंगल? Does it define the angle between maximum displacement and driving force? तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि फेज एंगल क्या होता है। हमें बताना है कि फेज एंगल किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने इससे रिलेटेड पूरा एक लेक्चर डिस्कस किया था जिसमें हम लोगों ने फेज एंगल को एक्सप्लेन किया था। शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम फेज एंगल के बारे में बताएं तो स्टूडेंट फेज एंगल क्या होता है? एक ऐसा एंगल होता है जो हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करते हुए ऑब्जेक्ट के केस में डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्टूडेंट इट इज द एंगल which gives displacement as well as direction of a point executing simple harmonic motion। तो स्टूडेंट्स हमने देखा था कि जैसे हमें पता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो x इज इक्वल टू x नॉट साइन ऑफ एंगल थीटा इसके बराबर होता है। और स्टूडेंट्स इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है x नॉट साइन और थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा टी। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास थीटा और ये जो ओमेगा टी लिखा हुआ है स्टूडेंट्स ये बेसिकली डिटरमिन करते हैं हमारे डिस्प्लेसमेंट को। स्टूडेंट्स इससे हम लोग डिस्प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। और इसी तरह से हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला भी देखा था कि वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा इनटू कॉस ऑफ एंगल थीटा। तो स्टूडेंट्स अगर इसे सामने रखें तो इसे इस तरह से एक्स नॉट ओमेगा इंटू कॉस ऑफ एंगल ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इन दोनों केसेस में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी हो या हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो, इन दोनों की वैल्यूज़ को जो चीज़ डिटरमिन करने जा रही है वो है ये एंगल थीटा जिसे हम फेज एंगल का नाम देते हैं। और स्टूडेंट्स उसके बाद जो सेकंड हाफ है इसका क्या पूछ रहे हैं, डज इट डिफाइन द एंगल बिटवीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड ड्राइविंग फोर्स? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है नो। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और ड्राइविंग फोर्स के दरमियान एंगल नहीं बताता बल्कि ये एंगल बताता है रोटेटिंग वेक्टर का। तो हम इसे लिख सकते हैं इट इज द एंगल which the rotating vector makes with reference line। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फेज एंगल।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर व्हाट कंडीशंस डज द एडिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट व्हिच इज आल्सो सिंपल हार्मोनिक। तो स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस हैं और उन्होंने एक मिलके एक रिजल्टेंट बनाया, तो जो रिजल्टेंट बनाया वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, तो ये कब पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स इसकी जो कंडीशंस हैं वो हम लोग लिख लेते हैं। कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है और दो ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो दोनों ऑब्जेक्ट्स मिलके कब नया रिजल्टेंट बनाएंगे जो सिंपल हार्मोनिक होगा। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि तीन कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं उन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी। सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, सेकंड कंडीशन ये है कि दोनों जो सिंपल हार्मोनिक मोशंस की वेव्स हैं वो दोनों सेम नेचर रखनी चाहिए, नेचर सेम होनी चाहिए। सेम नेचर होने का क्या मतलब है, सेम नेचर होने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो मैकेनिकल वेव्स हैं अगर वो सुपर इम्पोज करती हैं तो दूसरी वेव भी मैकेनिकल वेव होनी चाहिए। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो वो दूसरी वेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होनी चाहिए। अगर एक मैकेनिकल वेव है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ये दोनों मिलके रिजल्टेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और स्टूडेंट्स जो थर्ड कंडीशन है हमारे पास इस केस में वो ये होनी चाहिए कि दोनों वेव्स का फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स ये तीन कंडीशंस हैं हमारे पास जो रिक्वायर्ड है, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, सेम नेचर होनी चाहिए और कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 7.9, शो दैट in simple harmonic motion the acceleration is zero when the velocity is greatest and the velocity is zero when acceleration is greatest। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली रिलेशन है हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए दोनों के फॉर्मूले लिख लेते हैं। हमें पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इक्वल होता है ओमेगा इनटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें स्टूडेंट्स एक्स नॉट जो है वो एम्पलीट्यूड होता है और एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी पता है। एक्सेलरेशन जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास बराबर होती है ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। स्टूडेंट्स ये वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन हम डिफरेंट जगहों पे इनका कंपैरिजन करके देखते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं मीन पोजीशन की, एट मीन पोजीशन। स्टूडेंट्स जब मेन पोजीशन की बात करते हैं तो हमें पता है मेन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, यानी x की वैल्यू हमारे पास जीरो आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स अगर ऊपर लिखे हुए एक्सप्रेशन में हम x की जगह जीरो सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी कुछ इस तरह से आती है, x नॉट स्क्वायर माइनस जीरो और इसका स्क्वायर। और स्टूडेंट्स अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा ओमेगा इंटू एक्स नॉट स्क्वायर और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल आउट होगा और हमारे पास ओमेगा इंटू एक्स नॉट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो हम लोगों ने अभी निकाला ये मेन पोजीशन पे हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली। तो स्टूडेंट्स ये जो हमने निकाला ये है हमारी मेन पोजीशन के ऊपर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से अगर मेन पोजीशन पे हम लोग एक्सेलरेशन की बात करें तो एट मेन पोजीशन
तो मीन पोजीशन पे अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो होगा बिल्कुल उसी तरह से कि हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 0 कंसीडर होगी। तो अगर हम ये यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर और x की जगह हम 0 लगाएंगे तो 0 इससे मल्टीप्लाई होगा, आंसर 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारा एक्सेलरेशन इस केस में 0 आ गया। तो स्टूडेंट्स मेन पोजीशन पे अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो वेलोसिटी है वेलोसिटी मैक्सिमम है और जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो हमारे पास 0 आ रही है। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ तो हम लोगों ने प्रूव कर ली, वेयर वेलोसिटी इज ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन इज 0। अब स्टूडेंट्स दूसरी चीज़ देखते हैं, ये तो हम लोगों ने अपनी कैलकुलेशंस की सारी मेन पोजीशन पे। तो अगर स्टूडेंट्स हम लोग चलें एक्सट्रीम पोजीशन पे, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट होता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाता है। तो इस फॉर्मूले में अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो v इज इक्वल टू ओमेगा और स्क्वायर रूट के अंदर स्टूडेंट्स x नॉट स्क्वायर तो इसी तरह से लिखा रहेगा और जो x लिखा हुआ है उसकी जगह भी हम लोग x नॉट स्क्वायर लगा देंगे। तो स्टूडेंट्स ये प्लस और माइनस का कैंसिल आउट होगा, हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा ओमेगा और फिर इसके अंदर 0 और 0 का स्क्वायर रूट भी लें तो 0 आएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि मीन पोजीशन के ऊपर हमारी जो वेलोसिटी है वो 0 आ रही है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन भी देखें, एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जब हम स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे तो हमें पता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो एम्पलीट्यूड के बराबर होता है और फिर अगर यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर और स्टूडेंट्स x की जगह पे अब हम लोग लगा देंगे x नॉट और इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं हम, ये तो हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने इन दोनों एक्सप्रेशन से प्रूव किया कि जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम थी वहाँ पे एक्सेलरेशन 0 था और जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई वहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो गया। यानी एट मीन पोजीशन velocity is maximum and acceleration is 0 and at extreme position velocity is 0 and acceleration is maximum। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है 7.10 इन रिलेशन टू सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सप्लेन द इक्वेशंस। इक्वेशंस दो लिखी हैं स्टूडेंट्स और कहा जा रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को सामने रखते हुए इन इक्वेशंस को एक्सप्लेन करें। फर्स्ट इक्वेशन है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5। ये स्टूडेंट्स हमारे पास पहली इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है और स्टूडेंट्स अगर इसको हम बेसिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करके देखें तो स्टूडेंट्स हमारी जो बेसिक इक्वेशन थी वो थी x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। स्टूडेंट्स ये बेसिक इक्वेशन थी। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को रिलेट करके देखें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे x लिखा है उसकी जगह y है, जहाँ पे x नॉट लिखा है उसकी जगह a है और ओमेगा टी और 5 उसी तरह से लिखे हुए। तो स्टूडेंट्स फिर हम अपनी इक्वेशन में क्या कह सकते हैं, हम अपनी इक्वेशन में कह सकते हैं कि y जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो y है बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। y स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो a लिखा हुआ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे एम्पलीट्यूड को। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ओमेगा टी लिखा हुआ है, ओमेगा टी
ये है स्टूडेंट्स हमारे पास फेज एंगल। फेज एंगल आफ्टर initial phase, after initial phase। और स्टूडेंट्स जो इसमें फाई लिखा हुआ हमें नजर आ रहा है, फाई जो है ये हमारा इनिशियल फेज है। और स्टूडेंट्स अगर हम इस दोनों एंगल्स को इकट्ठा करें यानी ओमेगा टी प्लस फाई, तो स्टूडेंट्स ये दोनों एंगल जब हमारे पास मिलते हैं तो ये हमारे फेज एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो थी स्टूडेंट्स एक इक्वेशन जिसे हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास नजर आ रही है स्टूडेंट्स, हम उस सेकंड इक्वेशन को भी देखते हैं जो कि है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं इस इक्वेशन के अंदर ये जो a है हमारे पास लिखा हुआ, ये a रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन को, ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन को। इसमें जो हमारे पास ओमेगा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी को। और स्टूडेंट्स इसमें जो एक्स है ये रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को। स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन है एक्सेलरेशन के लिए, और ये जो इक्वेशन है हमारे पास ये है स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट के लिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑसिलेटिंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो स्टूडेंट्स इसको समझने के लिए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं अपने एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकली सस्पेंडेड मैस की, जो कि हमारे पास एक पेंडुलम बना देता है। स्टूडेंट्स अगर हम इस मैस को इधर तक लेके जाके रिलीज करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या होता है, ये मूव करना शुरू कर देता है मेन पोजीशन की डायरेक्शन में, और फिर ये मेन पोजीशन से मूव करते करते एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है और फिर वहाँ से वापस आता रहता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने ये सीखा था एनर्जी कंजर्वेशन वाले आर्टिकल के अंदर कि द टोटल एनर्जी for a body executing simple harmonic motion remains constant। कोई भी बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही होगी उसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। अब स्टूडेंट्स इस कांस्टेंट एनर्जी को अगर हम लोग इन रेफरेंस टू दिस देखें तो अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें तो एट एक्सट्रीम पोजीशन
स्टूडेंट्स, अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात करते हैं तो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, तो रेस्ट पे होने का मतलब ये है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे ऑब्जेक्ट की वो ज़ीरो हो जाती है और हमारी ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो यहाँ पे मैक्सिमम हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। और स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करते हैं मेन पोजीशन की, तो एट मेन पोजीशन तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें मेन पोजीशन की, तो मेन पोजीशन पे क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है, तो इसका मतलब है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाती है मैक्सिमम, लेकिन जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है मेन पोजीशन के ऊपर स्टूडेंट्स, वो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास हो जाती है ज़ीरो। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि हमें पता है जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो बेसिकली एनर्जी होती है ड्यू टू द पोजीशन, और अगर हमारा ऑब्जेक्ट ही मेन पोजीशन पे होगा तो फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी। और किसी भी जगह पे स्टूडेंट्स अगर आपने इसकी टोटल एनर्जी निकालनी हो तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम के तौर पे निकाली जा सकती है। और स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे हम मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाते हैं, हमारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती जाती है पोटेंशियल एनर्जी में, और जब हम एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मेन पोजीशन की तरफ आते हैं तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाती है। लेकिन पूरे पाथ में किसी भी जगह पे अगर आप टोटल एनर्जी निकालेंगे तो वो टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जी स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.12, डिस्क्राइब सम कॉमन फिनोमिना इन विच रेजोनेंस प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल। हमने बताना है कि कहाँ कहाँ हमारी रेजोनेंस इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने इसको रेजोनेंस वाले आर्टिकल में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि कहाँ कहाँ रेजोनेंस इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब ये स्टूडेंट्स चूंकि शॉर्ट क्वेश्चन है तो हम इसको बहुत ब्रीफली बताएंगे, लिस्ट करेंगे कि कहाँ कहाँ ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने देखा था कि ट्यूनिंग ऑफ अ रेडियो, ट्यूनिंग ऑफ अ रेडियो। स्टूडेंट्स जब हमने किसी रेडियो को ट्यून करना होता है तो हम लोग उस रेडियो की फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करते हैं, और जब ये दोनों मैच हो जाती हैं तो हम रेडियो पे अपनी चैनल को सुन सकते हैं। और ये स्टूडेंट्स एक एग्जांपल है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की स्टूडेंट्स, इसके अलावा रेजोनेंस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है माइक्रोवेव ओवन के अंदर। जिसमें स्टूडेंट्स हम इस खास फ्रीक्वेंसी की माइक्रोवेव्स को अपनी फूड के ऊपर गिराते हैं, जिससे हमारा फूड के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो रेजोनेट करना शुरू कर देते हैं और उनकी ऑसिलेशन की वजह से हमारा खाना गर्म हो जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये यूज़ होती है मोशन ऑफ स्विंग के अंदर। स्टूडेंट्स अगर आप इसकी मज़ीद डिटेल्स देखना चाहते हैं तो हमारा लेक्चर जिसमें हमने रेजोनेंस को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है आप उसको देख सकते हैं। इस शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये चीज़ें इनफ हैं। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है, इसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारी एक्सरसाइज का स्टेटमेंट आपके सामने लिखी है, इफ अ मैस स्प्रिंग सिस्टम इज हंग वर्टिकली एंड सेट इनटू ऑसिलेशंस व्हाई डज द मोशन इवेंचुअली स्टॉप। कि अगर एक मैस स्प्रिंग सिस्टम को हम
वर्टिकली हैंग करें और उसके बाद उसे ऑसिलेट करवाएं तो ऑसिलेशंस रुक क्यों जाती हैं। तो स्टूडेंट्स इसका वन लाइनर आंसर क्या हो सकता है? it eventually stops due to damping. डैम्पिंग स्टूडेंट्स, हमारी जो ऑसिलेशन है वो इसलिए रुक जाती हैं क्योंकि डैम्पिंग होती है। डैम्पिंग क्या होती है? डैम्पिंग होती है ऑसिलेशन के अगेंस्ट जो वर्क करती हैं फ्रिक्शनल फोर्सेस। तो चूंकि स्टूडेंट्स हम लोग उसको जैसे कि एक वर्टिकली सस्पेंडेड मैस स्प्रिंग सिस्टम होगा, जब हमने इसके मैस को यहाँ पे हैंग करके ऑसिलेट करवाया होगा तो स्टूडेंट्स क्योंकि इसको हमने इन्वायरमेंट के अंदर रखा हुआ है और उस इन्वायरमेंट में मैकेनिकल फोर्सेस हैं जो फ्रिक्शनल फोर्सेस की फॉर्म में इसकी मूवमेंट को रोकने के लिए वर्क करेंगी, तो वर्क अल्टीमेटली डैम्पिंग इफेक्ट कॉज करेगा और हमारी जो मोशन है वो इवेंचुअली रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। हमने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, उम्मीद है आपने अच्छे से समझ लिया होगा। नेक्स्ट होंगे के न्यूमेरिकल जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।